हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आदर्श लीगल वर्ल्ड। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर ऐड करने जा रहे हैं। सेक्शन 4 तक लास्ट में हमने कंटिन्यू किया था और अब हम सेक्शन 4A, 5 एंड 6 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेक्शन 4A जो है वो हमारा डील करता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। सेक्शन 4A हमारा डील करता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट से। आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम देख लें कि 4A जो है वो ओरिजिनली नहीं था, यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया गया है। ये इंस्टीट्यूट किया गया है 1986 से, ठीक है, इंसर्टेड बाय 1986 से इंस्टीट्यूट किया गया सेक्शन 4A। और अब इसके अंदर क्या है वो हम देखते हैं। इफ़ एनी पर्सन ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट in any newspaper, periodical, journal or through any other media any shares in his property or of any money or both as a shares in any business or other interest as consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative। एक बार हिंदी में भी रीड करेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र, नियतकालिक पत्रिका, जर्नल या किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या किसी धन के अंश या दोनों के किसी कारोबार या अन्य हित में किसी अंश का प्रस्थापना करेगा। तो जनरली इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो अगर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, चाहे वो न्यूज़पेपर में दे या पीरियोडिकल कोई जर्नल है या फिर थ्रू एनी अदर मीडिया, अगर वो अपने प्रॉपर्टी का कोई शेयर या फिर कोई मनी डायरेक्टली या फिर बोथ शेयर एंड मनी को इंक्लूड कर रहा है एज अ बिजनेस या इसका कोई इंटरेस्ट, इनमें से कुछ भी अगर वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फॉर कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, कंसिडरेशन फॉर द मैरिज ऑफ हिज सन और डॉटर, अगर वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट देता है तो उस एडवर्टाइजमेंट को लेकर के आगे क्या प्रोविज़न है देखते हैं। प्रिंट्स और पब्लिशर्स और सर्कुलेट्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स रिफर्ड टू इन क्लॉज ए। इसमें कहा गया है कि जो क्लॉज ए में बताया गया उनको प्रिंट करवाते हैं या पब्लिश करवाते हैं या सर्कुलेट करवाते हैं ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट, ही शैल बी पनिशेबल, शैल टर्म का यूज़ है, कहा गया ही शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस दैन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years। तो उनके लिए बताया जा रहा है कि उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है कितनी, शैल नॉट बी लेस दैन 6 months, मिनिमम 6 months, बट विच में एक्सटेंड टू 5 years, लेकिन मैक्सिमम 5 years के लिए। और विथ फाइन, और टर्म का यूज़ है, यानी कि ओनली फाइन से भी वो छूट सकते हैं। विच में एक्सटेंड टू 15,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या दी गई है कि अगर इनको इम्प्रिजनमेंट देना होगा तो कितना, 6 month मिनिमम, मैक्सिमम 5 years, और या उनको सिर्फ फाइन देकर छोड़ना होगा तो मैक्सिमम कितना फ़ाइन है, 15,000 रुपीज़। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एडवोकेट एंड स्पेशल रीजन्स to be recorded in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 6 months। तो मिनिमम पनिशमेंट ऊपर जो बताई गई थी, मिनिमम 6 months, शैल नॉट बी लेस दैन 6 months। अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर दी जा रही है, कोर्ट में अगर एडवोकेट एंड स्पेशल रीजन्स को रिकॉर्ड करके वो चाहे तो इससे लेसर सेंटेंस भी उनको दे सकती है, लेसर सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। तो ये हम सेक्शन 4 हमारा यहाँ पे कंक्लूड होता है, 4A सॉरी, सेक्शन 4A यहाँ पे कंक्लूड होता है। और 4A में मेनली जो हमारी चीज़ निकल के आती है क्रक्स की बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट ऐसा देते हैं तो आपके ऊपर या आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट जो है, मिनिमम पनिशमेंट आपको 6 month और मैक्सिमम पनिशमेंट आपको 5 years तक की हो सकती है। एंड आपको या फिर फाइन लगाया जा सकता है 15,000 तक का। और कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो आपको 6 month से कम की पनिशमेंट भी दे सकती है। अब देखते हैं सेक्शन 5 डायरेक्टली है एकदम, एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड। एनी एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी शैल बी वॉइड। तो अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कि एग्रीमेंट में आपने मेंशन किया है गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, तो वो वॉइड होगा। तो कल को आप उसे जो है इन्फोर्स कराने के लिए अप्रोच नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टली हम मना किया कि ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड होंगे। उसके बाद देखते हैं सेक्शन 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 में कहा गया है डाउरी टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और हर एयर्स। थोड़ा सा लेंदी हो गई है सेक्शन 6, बट बहुत इजी है, इसको हम अभी देखते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन एनी डाउरी इज़ रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विथ हुज मैरिज इट इज़ गिवन, अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विथ हुज मैरिज इट इज़ गिवन, दैट पर्सन शैल ट्रांसफर इट टू द वुमेन।
इसमें हिंदी में भी एक बार हम देखेंगे। जहाँ कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को, तो जब ऐसा कोई डाउरी रिसीव हो रहा है तो कैसे उस वुमेन तक उसे पहुँचाया जाए, उसके लिए यहाँ पर प्रोविज़न दिया गया है। दैट पर्सन शैल ट्रांसफ़र इट टू द वुमेन। कब? यहाँ पे 3 कंडीशंस दी गई है। इफ़ द डाउरी वॉज रिसीव्ड बिफोर मैरिज देन विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। तो जो क्वेश्चंस आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने हैं तो यहीं से बनते हैं कि इफ़ द डाउरी वॉज रिसीव्ड बिफोर मैरिज, तो कब? विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। डेट ऑफ मैरिज से 3 months के अंदर जो है वो उस पर्सन की ड्यूटी होगी। पर्सन शैल ट्रांसफ़र इट टू द वुमेन। बी में कह रहा है इफ़ द डाउरी वॉज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द मैरिज। अगर जो डाउरी है वो रिसीव्ड हुई है एट द टाइम ऑफ मैरिज या आफ्टर द मैरिज, तो विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट, या अगर शादी के वक्त या फिर शादी के बाद अगर वो डाउरी रिसीव्ड हुई है उस पर्सन को, तो उस पर्सन की ड्यूटी है कि विद इन 3 months, कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ इट रिसिप्ट्स, क्या कर दीजिए? ट्रांसफ़र इट टू द वुमेन। सी कह रहा है इफ़ द डाउरी वॉज रिसीव्ड व्हेन द वुमेन वाज अ माइनर। डाउरी कब रिसीव्ड हुई? जब वुमेन माइनर थी। विद 3 months, तो विद इन 3 months आप क्या करिए? आफ्टर शी हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 years। तो इन तीनों कंडीशंस में जो टाइमिंग है 3 months की, आप देख सकते हैं वो कॉमन है 3 months, लेकिन कब से 3 months काउंट होगा वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो आप याद रखना है कि अगर डाउरी रिसीव्ड हुई है बिफोर मैरिज तो 3 months आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज रिसीव करने ट्रांसफ़र करने की ड्यूटी है उस पर्सन की। और अगर डाउरी रिसीव्ड हुई है उस पर्सन को एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज, तो विद इन 3 months आफ्टर द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। और अगर वो डाउरी रिसीव्ड हुई है उस पर्सन को व्हेन द वुमेन वाज माइनर, तो जब वो वुमेन मेजर हो रही है, वो मेजॉरिटी को अटेन कर रही है, यानी कि 18 years, उस तब से आफ्टर शी हैज़ अटेन द एज ऑफ 18 years, तब से 3 months के अंदर आपको क्या करना है? ड्यूटी है दैट पर्सन शैल ट्रांसफ़र इट टू द वुमेन एंड पेंडिंग सच ट्रांसफ़र शैल होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द वुमेन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था कि जब तक ये टाइम पीरियड नहीं आ जाता तब तक वो पर्सन किस पोजीशन में होल्ड करेगा उस डाउरी के अमाउंट को, या जो भी जिस फॉर्म में वो डाउरी है, तो उसको वो एज अ ट्रस्ट होल्ड करेंगे, न्यास के रूप में होल्ड करेंगे। जैसा कि इसमें हिंदी में भी सेम टर्म लिखा हुआ है कि न्यास के रूप में से वो होल्ड करेंगे। फिर इसमें अब क्लॉज 2 में आते हैं। फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया। क्लॉज 2 में आते हैं कि इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू ट्रांसफ़र। अब ये जो पर्सन थे यहाँ पे अगर ये फेल हो जाते हैं अपनी ड्यूटी को, टर्म यहाँ शैल यूज़ हुआ था, यानी ये बाउंड थे ट्रांसफ़र करने के लिए, बट इन्होंने अगर नहीं किया तो क्या लायबिलिटी होगी? इफ़ एनी पर्सन फेल्स टू ट्रांसफ़र एनी प्रॉपर्टी एज रिक्वायर्ड बाई सबसेक्शन 1 विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड देयर ऑफ और एज रिक्वायर्ड बाई सबसेक्शन 3 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 2 years और with fine। तो यहाँ पे जनरली इन्होंने कहा कि 6 month से 2 years तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उन्हें, एंड जो उन्हें फ़ाइन होगा, और विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़। तो फ़ाइन इन्हें 5,000 से 10,000 रुपये तक का हो सकता है। तो अगर ये अपनी ड्यूटी पूरी करने में फेल हो जाते हैं तो इनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है नॉट लेस देन 6 month, मिनिमम 6 month, मैक्सिमम 2 years, और इनके ऊपर फ़ाइन भी लगाया जा सकता है। और टर्म का यूज़ है, ध्यान रखिएगा, 5,000 से 10,000 रुपीज़ तक। थर्ड क्लॉज, where the woman entitled to any property under subsection 1 and dies before receiving it, the heirs of the woman shall be entitled to claim it from the person holding from the time being। It means कि अगर वुमेन जो है जो वुमेन थी जो इंटाइटल थी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए, अगर उसे रिसीव करने से पहले, यानी कि इन 3 कंडीशंस का जो टाइमिंग था वो पूरा होने से पहले अगर मर जाती है, डेड हो जाती है, तो क्या होगा? द एयर्स ऑफ वुमेन शैल बी इंटाइटल्ड। तो जो भी उसके एयर्स होंगे, लीगल एयर्स, वो सब इंटाइटल्ड हैं, वो लोग क्लेम कर सकते हैं उस पर्सन से जो एज अ ट्रस्ट होल्ड कर रहा था, क्लेम कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द सच वुमेन डाइज विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज अदरवाइज दैन ड्यू टू नेचुरल कॉज। और यहाँ प्रोविजो ऐड है कि अगर वो, ये भी देखिए प्रोविजो यहाँ पे न्यू ऐड है, यहाँ पे प्रोविजो इंसर्ट हुआ है 1986 से, जो यहाँ प्रोविजो है। इस प्रोविजो में क्या कहा गया है कि अगर वो वुमेन की डेथ होती है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज एंड ड्यू टू अदरवाइज दैन ड्यू टू नेचुरल कॉज, यानी कि नेचुरल कॉज की वजह से वो डेथ ना हुई हो, तो उस प्रॉपर्टी को अगर उस वुमेन के बच्चे हैं, इफ़ सी हैज़ नो चिल्ड्रन, अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो वो उसके पेरेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? जो यहाँ पे पर्सन एज अ ट्रस्ट होल्ड करता था, जिसकी यहाँ ड्यूटी बताई गई थी कि आपको ट्रांसफ़र करना है। और अगर इफ़ सी हैज़ चिल्ड्रन, अगर उसके बच्चे हैं और जिसकी डेथ यहाँ पर विद इन 7 years ऑफ मैरिज हुई है,
और अदरवाइज दैन ड्यू टू नेचुरल कॉज, और नेचुरल कॉज की वजह से नहीं हुई है। और अगर उसके बच्चे हैं तो बी ट्रांसफ़र टू सच चिल्ड्रन, तो उन चिल्ड्रंस को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एंड जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक वो पर्सन कैसा होल्ड करेगा उस प्रॉपर्टी को, किस पोजीशन में। तो एंड पेंडिंग सच ट्रांसफ़र बी हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर सच चिल्ड्रन, सेम एज अ ट्रस्ट में वो होल्ड करेंगे तब तक। इसके बाद हम देखते हैं 3A जो क्लॉज है इसका, इसमें कहा गया है कि वेयर अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस हमें इतना याद रखना है कि जब भी ऊपर पनिशमेंट दी जा रही है, जितनी भी जगह पनिशमेंट देने की बात की गई, तो यहाँ पे लास्ट में ऐड किया गया इन एडिशन टू अवॉर्डिंग पनिशमेंट अंडर दैट सबसेक्शन डायरेक्ट। तो कोर्ट जो है सिर्फ पनिशमेंट ही नहीं देगा उन्हें डायरेक्शन भी देगा। और डायरेक्शन ये है ऑर्डर इन राइटिंग ऑर्डर देगा दैट सच पर्सन शैल ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी टू सच वुमेन, कि आप क्या करिए उन प्रॉपर्टी को वापस कर दीजिए उस वुमेन को, या फिर उसके एयर्स को, या पेरेंट्स को, या चिल्ड्रंस को, विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट ऑर्डर। एंड इफ सच पर्सन फेल्स टू कंप्लाई, अगर फिर भी वो फेल हो जाता है इस ऑर्डर देने के बाद भी, टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन विद इन द पीरियड सो स्पेसिफाइड, जितना समय दिया गया था उसको, अगर उतने समय में वो नहीं पूरा करता है फिर से, एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, तो उतने ही जितने अमाउंट की वो प्रॉपर्टी होगी उसके इक्वल अमाउंट का ही जो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी उससे रिकवर किया जाएगा, एज इफ़ इट वर ए फाइन इम्पोज बाई सच कोर्ट, और इस मैनर में इम्पोज किया जाएगा जैसे कि कोर्ट के द्वारा फाइन इम्पोज किया गया। एंड पेड सच वुमेन, और जब उस व्यक्ति से वसूल लिया जाएगा तो उस महिला को पेड सच वुमेन, और एज द केस में भी हर एयर्स पेरेंट्स और चिल्ड्रंस, तो उस वुमेन को या उसके लीगल एयर्स पेरेंट्स या चिल्ड्रंस को वो पे कर दिया जाएगा। नथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन, सेक्शन 3 और 4 पे जो है ये कोई अपना इफेक्ट नहीं रखता है। तो ये जनरली आपका सेक्शन 6 था, और सेक्शन 6 में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जनरली कहा गया सेक्शन 6 में कि जब भी डाउरी रिसीव्ड हो रही है किसी पर्सन को बाय एनी पर्सन, व्हेन एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वुमेन इन कनेक्शन विथ हुज मैरिज इट इज़ गिवन, तो जब भी किसी पर्सन को डाउरी रिसीव हो रही है अदर देन वुमेन, तो उस सिचुएशन में उनको क्या करना है, उनकी एक ड्यूटी बताई जा रही है कि आपको ट्रांसफ़र करना है उस वुमेन को। अगर वो वुमेन, अगर आपको डाउरी रिसीव हो रही है बिफोर मैरिज, तो 3 महीने, जो डेट ऑफ मैरिज से 3 महीने के अंदर आप उसे उस महिला को दे दीजिए। अगर आपको डाउरी रिसीव हो रही है एट द टाइम ऑफ मैरिज और आफ्टर द मैरिज, तो फ्रॉम द डेट ऑफ इट रिसिप्ट 3 महीने के अंदर रिटर्न कर दीजिए। और अगर वो वुमेन माइनर थी तब आपने रिसीव किया वो डाउरी का अमाउंट, तब आप क्या करिए, जब वो मेजर हो रही है तो 3 महीने के अंदर रिटर्न कर दीजिए, और तब तक आप इसे एज अ ट्रस्ट की तरह होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्लॉज था इसमें कहा गया अगर आप फेल हो जाते हैं ट्रांसफ़र करने में तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। वो क्या कि आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है 6 मंथ से लेकर के 2 ईयर्स तक का, या फिर आपको फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है 5,000 से लेकर 10,000 तक का। फिर इसके प्रोविजन में कहा गया कि अगर थर्ड क्लॉज, फिर सॉरी इसके बाद थर्ड क्लॉज में हम आते हैं, उसमें कहा गया कि अगर जो वुमेन इंटाइटल थी क्लेम करने के लिए, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो भी लीगल एयर्स होंगे वो लोग क्लेम कर सकते हैं उस पर्सन से जो उसे एज अ ट्रस्ट होल्ड करता था। और अगर उस वुमेन की डेथ विद इन 7 ईयर्स ऑफ हर मैरिज हुई है एंड अदरवाइज दैन ड्यू टू नेचुरल कॉज हुई है, तो अगर उसके चिल्ड्रंस नहीं हैं तो उसके पेरेंट्स को ट्रांसफ़र किया जाए, चिल्ड्रंस हैं तो चिल्ड्रंस को ट्रांसफ़र किया जाए। 3A में कहा गया कि जब भी ऐसा कन्विक्शन का ऑर्डर दिया जाएगा तो इसके एडिशनल में ये भी ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जो प्रॉपर्टी है डाउरी की उसे आप रिटर्न कर दें। ये ऑर्डर कैसा होगा, ऑर्डर इन राइटिंग होगा। और अगर फिर भी आप रिटर्न नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, फेल्स टू कंप्लाई, तो उतना इक्वल अमाउंट की वैल्यू आपसे कोर्ट वसूल लेगी इस मैनर में जैसे कि फ़ाइन इम्पोस्ट किया हो कोर्ट ने, और उसको वो पे कर देगी उस वुमेन को, उसके एयर्स को, या पेरेंट्स को, या चिल्ड्रंस को, जैसा भी केस। और 3 और 4 पे ये इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। सो यहाँ पर हमने जो सेक्शन 4A हमने कंप्लीट किया, सेक्शन 4A5 एंड 4A5 एंड सेक्शन 6 हमने कंप्लीट किया। एंड आई होप आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में विद नेक्स्ट सेक्शंस।